जहां पूरी दुनिया आज एआई के पीछे भाग रही है, नए नए टेक्नोलॉजी खोजने में लगी है, वहीं हमारी सरकार अब जातियां, जहां पर सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया है। इस जो है पॉलिटिकल अफेयर्स उसकी जो बैठक हुई है उसमें अहम फैसला लिया गया है, जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। कैबिनेट दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सरकार ने दावा किया कि वह आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की है। इस आतंकवादी हमले के बाद लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग हुए, बैठकें बुलाई गई और इसी दरमियान बुलाया गया कैबिनेट की बैठक। पूरा भारत और पूरे भारत की मीडिया कैबिनेट की बैठक पर नजर गड़ाए हुए थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मोदी जी अब आतंकवादियों को करारा जवाब देंगे। मोदी जी को ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलेंगे जिससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी और पाकिस्तान के नाक में दम कर देंगे। पर जैसे ही बैठक खत्म हुआ और ऐलान किया गया कि भारत में जातिगत जनगणना किया जाएगा। जब से भारत आजाद हुआ है तब से जनगणना तो हुआ है, लेकिन कभी भी जाति नहीं पूछी गई। पिछली बार जातिगत जनगणना 1932 में हुई थी। आजाद भारत में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। अब ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर जातिगत जनगणना का फायदा क्या है और जातिगत जनगणना का नुकसान क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा और आप सभी का स्वागत है लोकधन पर। हरिशंकर पारसाई जी की एक कविता है, जाति है कि जाति नहीं। और यह सच भी है, जब से भारत आजाद हुआ है तो भारत की राजनीति में जातियों की एक बड़ी भूमिका रही है। जातियों का वोट बैंक अलग अलग पार्टियों को बहुत ही मददगार साबित हुआ है और आजादी के बाद से ही जाति की राजनीति भारत में चलते आई है। भारत में पिछली बार जनगणना 2011 में किया गया था। तब जो जनगणना का फॉर्म था उसमें 29 कॉलम थे। उन कॉलम में जाति का कोई जिक्र नहीं था। जातिगत जनगणना का ऐलान करते हुए सरकार ने यह दावा किया कि उनकी मंशा साफ है, वो सामाजिक बदलाव चाहते हैं। अगर जातिगत जनगणना के नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो सामाजिक भेदभाव है। भारत में सदियों से सामाजिक भेदभाव का एक इतिहास रहा। अगली जातियां पिछड़ी जातियों को दबाते आई है। अब ऐसे में अगर जातिगत जनगणना किया जाएगा तो यह एक सामाजिक भेदभाव का बड़ा कारण बनेगा। अब आप मान के चलिए कि कोई एक गाँव है, उस गाँव में 100 लोग रहते हैं। अब वहाँ सर्वे किया जाए और ये पता लगाया जाए कि उन 100 लोगों की जातियां क्या है। जब सर्वे खत्म हो और आंकड़े आए कि 60 लोग जो हैं वो किसी एक जाति के हैं और बाकी बचे 40 लोग अलग अलग जाति के हैं, तब यह स्वाभाविक सी बात होगी कि जो 60 लोग हैं उनकी लोकतंत्र में भागीदारी ज्यादा होगी और जो प्रतिनिधित्व करता होगा उन 100 लोगों का वो इन्हीं 60 लोगों में से कोई होगा। और यह भी स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में ये 60 लोगों का वर्चस्व होगा उन 100 लोगों के ऊपर। तो ये एक बड़ा सामाजिक भेदभाव का नुकसान हो सकता है जातिगत जनगणना से। जातिगत जनगणना का दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वह होगा राजनीतिक ध्रुवीकरण और जातीय वोट बैंक को बढ़ावा देना। जब जातीय आंकड़े सामने आएंगे तो भारत की जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वोट बैंक पहले ही तय कर लेगी। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुत आसान हो जाएगा और जो वास्तविक मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, विकास, यह सब पीछे रह जाएगा और फिर बात होगी जातीय ध्रुवीकरण की और फिर बात होगी किसी पार्टिकुलर जाति। और तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो होगा समाज की एकता को तोड़ना। जातिगत जनगणना के बाद पूरे देश की जातियां पता लगेगी और उनकी जनसंख्या। अब ऐसे में सब लोग अपने जात को लेकर एक साथ हो जाएंगे और समाज में की एकता भी खंडित होगी। जातिगत जनगणना के अगर फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा है प्रतिनिधित्व। जो पिछड़ी जातियां हैं, जिन जातियों का समाज में वर्चस्व नहीं है, ऐसी जातियां भी उभर कर सामने आएगी, उनके आंकड़े सामने आएंगे। तो ऐसे में राजनीतिक दल उनको अपना वोट बैंक बनाएगी और उनको भी समाज में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। भारत में कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी मुख्य धारा में शामिल नहीं है, आज भी उनको समाज से दूर रखा जाता है। तो जातिगत जनगणना के बाद उनके आंकड़े सामने आएंगे तो पार्टियों के लिए वो वोट बैंक बनेंगे। फिर राजनीतिक पार्टियां उनकी भी बात करेंगे और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी बात करेंगे। जब उनकी बात करेंगे तो वो भी ऊपर उठकर आएंगे, वो भी मुख्य धारा में आकर शामिल होंगे। और यह भी संभव है कि उन जातियों में से भी कोई ऐसा एक नेता निकलेगा जो उनका प्रतिनिधित्व करे। जैसे बिहार में एक नेता है मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक है। वो अपनी जाति मल्ला समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके आने के बाद मल्ला समाज में जागरूकता फैला और वो पूरे मल्ला समाज का आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब से वो राजनीति में आए हैं तब से मल्ला समाज के लिए वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें से कोई नेता निकलेगा और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्रतिनिधि तैयार होगा। अगर जातिगत जनगणना की दूसरे फायदे की बात करें तो नीति निर्माण में, जब जातिगत जनगणना होगा, आंकड़े सामने आएंगे, तब ऐसी जातियों का भी पता लगाया जा सकेगा जो पिछड़ी है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी है। तो सरकार को उनके लिए नीति निर्माण में बहुत ये सहायक साबित हो सकती है।
कई बार सरकार जो नीति निर्माण करती है, जो योजनाएं लाती है, वो सही तरीके से उन तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जब जातिगत जनगणना होगा, उनके आंकड़े आएंगे, तब उनको ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएगी जिससे सीधे तौर पे उनको लाभ मिलेगा। इन सब बातों से इतर अगर हम देश की बात करें, लोक धर्म की बात करें, तो पूरी दुनिया आज जातियों से ऊपर उठ चुकी है, लेकिन हम आज भी जातियों में ही फंसे हैं। अगर सच बताएं तो सरकार को जातिगत जनगणना के बदले आर्थिक जनगणना करवाना चाहिए। सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि लोग कितने आर्थिक रूप से सशक्त हैं, लोगों की आमदनी कितनी है, उनके खर्चे कितने हैं। तब हम यह तय कर पाते कि अभी कितना रिसोर्सेज की और जरूरत है, कौन कौन सी योजनाएं लानी चाहिए। जब आर्थिक सर्वेक्षण होता, आर्थिक जनगणना होती, तब हमारे पास जो आंकड़े आते वो ये आते कि कितने लोग अभी भी मुख्य धारा से बाहर हैं। हमारे पास ये आंकड़े आते हैं कि कितने लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, कितने लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमारे पास नीति निर्माण के लिए बहुत ही सहायक होता। लेकिन क्या करें, फिर से वही हरिशंकर परसाई जी की कविता, जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए द लोक धर्म को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।